क्या इन दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, या इन दिनों जो कांग्रेस की विचारधारा चल रही है उससे वो खुद परेशान हो गए हैं? पहले गुलाम नबी आजाद, फिर शशि थरूर, मनीष तिवारी और अब सलमान खुर्शीद मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों हो रहे हैं कांग्रेस नेता मोदी के मुरीद? बताएंगे आपको। अब अगर माया नगरी मुंबई की बात करें तो कहा जाता है कि मुंबई में राज करना है तो बीएमसी पर कब्जा कर लो। तो ऐसे में अब मुंबई निकाय चुनाव को लेकर क्या है भाजपा की स्मार्ट रणनीति, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अपने फैसलों से अक्सर चौंकाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक नई सियासी चाल चली है जिससे दूर हो रहे मुस्लिम वोट बैंक को रोका जा सके। क्या है उनकी चाणक्य चाल और कैसे नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलेगा, एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। कुछ साल पहले 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था जो मील का पत्थर साबित हुआ। तमाम विरोधों के चलते बड़े ही स्मार्ट तरीके से कानून के दायरे में रहकर कई दशकों से लटके जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। भाजपा के कोर एजेंडे में सबसे बड़ा और प्रमुख एजेंडा था आर्टिकल 370 को हटाना। जाहिर सी बात है, अगर भाजपा का ये कोर एजेंडा था तो कांग्रेस तो इसका विरोध करेगी ही, और ऐसा हुआ भी। टीवी चैनलों पर डिबेट चलने लगी, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन जब जनता दरबार में मोदी का ये फैसला स्वीकार कर लिया गया तो विपक्षियों की बोलती बंद हो गई। यहां तक कि दिग्गज पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने तो आर्टिकल 370 को कश्मीर के लिए फायदेमंद भी बताया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जरूरत भी। दरअसल इतने सालों बाद आखिर कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को सही बता रहे हैं। उन्होंने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सराहना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एक बड़ी समस्या थी। इससे ये धारणा बन गई थी कि कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से अलग है। ये तत्कालीन सरकारों की सोच को भी झलकाता है। खुर्शीद ने आगे कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये धारणा खत्म हो गई है, जिसके बाद चुनाव हुए और 65% लोगों ने मतदान भी किया, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा रहा कश्मीर के चुनाव के लिए। अब कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल कराना चाहते हैं। ये कश्मीर में आई खुशहाली नहीं देखना चाहते। अब अगर खुर्शीद के इस बयान पर गौर किया जाए तो साफ दिखाई देता है कि सलमान खुर्शीद खुद उन्हीं नेताओं में से हैं जो पहले इसका विरोध कर रहे थे। अब इनडायरेक्टली अपने ही लोगों को कोस रहे हैं। उनके शब्द साफ हैं, लेकिन उससे ज्यादा साफ ये बात है कि अब विपक्ष के नेताओं को भी ये बात समझ आ रही है कि जनता को गुमराह करने से कोई फायदा नहीं। जो जनता के लिए सही है, जो जनता के लिए उचित है, वही करना ठीक होगा। लेकिन वहीं कुछ नेता जैसे उदित राज ऐसे भी हैं जो डेलीगेशन को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और खुर्शीद और थरूर जैसे नेताओं को भाजपा का चमचा तक कह देते हैं। खैर, बदलते भारत और बदलते विपक्ष पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। और इधर भारत की आर्थिक राजधानी और माया नगरी यानी मुंबई एक बार फिर सियासत का मैदान बनने जा रही है। जाहिर सी बात है, बीएमसी चुनाव पर सबकी नजर है। दरअसल भाजपा ने मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई है जो न सिर्फ आक्रामक है बल्कि बारीकी से सोची समझी और दूरदर्शी चाल है। बीएमसी जो देश की सबसे धनी नगरपालिका है, यहां तक कि इसका बजट कई छोटे राज्यों से भी बड़ा होता है। बीएमसी पर कब्जा करना किसी भी पार्टी के लिए न सिर्फ सत्ता का प्रतीक है बल्कि ये स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव बढ़ाने वाला है। बीजेपी जो पिछले कुछ समय से मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी।
गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने इस बार मुंबई के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई है जो स्थानीय मुद्दों पर, सामाजिक समीकरणों और तकनीक के मिश्रण पर टिकी हुई है। खबरों की माने तो पता चलता है कि बीजेपी ने इस बार कई स्तरों पर अपनी रणनीति को बांटा है, जिसमें स्थानीय मुद्दे पहले नंबर पर हैं, जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता, ऐसे बुनियादी ढांचे। यही मुद्दे हमेशा से अहम रहे हैं बीजेपी के लिए भी। बीजेपी ने इन मुद्दों को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है। पार्टी ने स्थानीय नेताओं को निर्देश दे दिए हैं कि हर वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुने, उन्हें हल करने का भरोसा दे, आश्वासन दे। इसके लिए बीजेपी ने एक विशेष मुंबई सुधार अभियान शुरू किया है, जिसमें स्थानीय लोगों की शिकायतों को तुरंत दर्ज किया जाएगा और उनके समाधान के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की ये योजना है। इसके अलावा भाजपा ने युवाओं पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके चलते बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक आक्रामक कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसमें मुंबई के विकास के लिए बीजेपी के विजन को आकर्षक वीडियो से, मीम्स के माध्यम से और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से पेश किया जा रहा है। और इसके साथ ही युवाओं को जोड़ने के लिए स्टार्टअप, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें, भाजपा ने महिला वोटर्स को साधने के लिए भी एक सोची समझी प्लानिंग की है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीएमसी के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कैसा निकल कर आता है। क्या बीएमसी पर इस बार भाजपा कब्जा जमा पाएगी अपना? और इधर वक्फ संशोधन कानून पर मोदी सरकार का समर्थन करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट बैंक को काफी ज्यादा नाराज कर दिया है। और अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, तो बिहार का 19% वोट बैंक किधर जाएगा? सवाल सबसे बड़ा ये है। इस वोट बैंक का कुछ हिस्सा जेडीयू के पक्ष में हमेशा से था, लेकिन वक्फ संशोधन बिल का समर्थन जेडीयू को भारी पड़ता दिख रहा है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश को देखते हुए जेडीयू अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। और नीतीश कुमार को यूं ही मंझा हुआ अनुभवी नेता नहीं माना जाता। नीतीश कुमार ने जेडीयू के महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को बिहार अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना दिया है और इस तरह से मुस्लिम वोटों को साधने का सियासी दांव चला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मौलाना बलियावी जेडीयू के राजनीतिक मददगार साबित होंगे या फिर ये चाल विफल हो जाएगी? आपको बता दें, नीतीश सरकार ने 11 सदस्यीय बिहार अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया है। जेडीयू के महासचिव और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन क्या ये सब करके नीतीश कुमार दोबारा से मुस्लिम पक्ष का समर्थन हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि वक्फ कानून का बिहार की राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला है। वक्फ बिल संसद में पास कराने में अहम रोल नीतीश कुमार की जेडीयू का भी रहा है और मुस्लिम समुदाय का मानना है कि नीतीश कुमार अगर साथ नहीं देते तो मोदी सरकार वक्फ बिल संसद में पास ही नहीं करा पाती। हालांकि इस बात को लेकर मुस्लिम संगठन लगातार जेडीयू के खिलाफ सियासी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, जिसके चलते ही नीतीश कुमार ने जेडीयू के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले गुलाम रसूल बलियावी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर एक बड़ा दांव चला है। तो अब देखना होगा कि जेडीयू का ये तीर क्या निशाने पर लगेगा। तो आज के लिए खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।